नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भरत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी शुरू करने का वैसे भी टाइम आ चुका है। मैं बार बार हर वीडियो लेक्चर में आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अब तैयारी में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। साथियों, रिसेंटली कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम राजस्थान की पॉलिटी की बात कर रहे हैं। राजस्थान की पॉलिटी पटवार परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही सही, ये राजस्थान पुलिस की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस में भी राजस्थान पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य एग्जाम्स जैसे कि बात करें आरएस के एग्जाम की या टीचर्स के किसी भी एग्जाम की, तो सभी एग्जाम्स में राजस्थान पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं। तो राजस्थान पॉलिटी के संदर्भ में अगर बात करें तो हमने राज्यपाल की बात अब तक की है, हमने राजस्थान विधानसभा की बात अब तक की है। राजस्थान विधानसभा के 2 वीडियो लेक्चर हमने अब तक जारी किए हैं, जिनमें से पहले वीडियो लेक्चर में हमने पहली विधानसभा से लेकर 15वीं विधानसभा तक की महत्वपूर्ण जानकारियों की एक क्लास ली थी और दूसरा जो विधानसभा का वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। बेसिक नॉलेज राजस्थान विधानसभा के संबंध में दूसरे वीडियो लेक्चर में दी गई थी। तो साथियों, आगे की कड़ी में हम राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। वो थोड़ी बड़ी क्लास रहेगी, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि पहले हम आरपीएससी के बारे में बात करते हैं। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये राजस्थान पटवार के सिलेबस में तो यों का यों लिखा हुआ है ही है, लेकिन ये राजस्थान पुलिस के लिए भी इतना ही जरूरी है जितना ये राजस्थान पटवार के लिए जरूरी है। दोनों परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं या मैं ये कहूं कि पूछे जाएंगे। डेफिनेटली एक न एक सवाल राजस्थान लोक सेवा आयोग से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरपीएससी से जुड़े उन सभी पहलुओं, उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें से ज्यादातर सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप वीडियो लेक्चर के लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए, एंड तक पूरा वीडियो आप देखिए। इसमें जो जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं वो सारी जानकारियां जरूरी हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि वो सारी जानकारियां हम समेट लें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो संबंधित है आरपीएससी से। आरपीएससी के बारे में आप सब जानते हैं कि आरपीएससी का काम, मुख्य काम भर्तियों का आयोजन करवाना होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका पूरा नाम होता है। ये एक संवैधानिक निकाय है। ये जो बॉडीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज, ये 2 तरीके की होती है, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय साथियों वो होते हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं होता है, जैसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य महिला आयोग है। ये सारे वो आयोग हैं जिनके बारे में भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। और कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में भारतीय संविधान में उल्लेख रहता है। इन आयोगों को, इन बोर्ड्स को कहा जाता है संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आरपीएससी भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका संविधान में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 315 से 323 तक। यह सवाल भी पूछा जाता है, 3-4 आयोगों का या बोर्डों का आपको ऑप्शन दिया जाता है और सवाल यह होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या कौन सा निकाय सांविधिक है या संवैधानिक है। 2 शब्द है, एक शब्द है सांविधिक और दूसरा शब्द है संवैधानिक। सांविधिक का मतलब यह है साथियों, जिसको किसी विधान के जरिए स्थापित किया जाता है। विधान का मतलब विधानसभा या संसद कोई एक्ट पारित कर दे जिसका संविधान संशोधन से या संविधान से कोई संबंध नहीं हो। ऐसे एक्ट के थ्रू अगर कोई संस्था, कोई आयोग, कोई बोर्ड गठित किया जाता है तो उसको कहते हैं सांविधिक निकाय। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए हैं।
जैसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग हुआ, राज्य सूचना आयोग हुआ, राज्य महिला आयोग हुआ, ये सब है साथियों सांविधिक निकाय। विधिक निकाय यानी विधान से जिनकी रचना हुई है वो होते हैं सांविधिक निकाय। दूसरे होते हैं संवैधानिक निकाय। इनका साथियों संविधान में उल्लेख होता है। भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत ये बने होते हैं। जैसे कि हम बात करें आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, ये सब साथियों वो आयोग हैं जो संवैधानिक आयोग की श्रेणी में, संवैधानिक निकाय की श्रेणी में आते हैं। या राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो ये भी संवैधानिक निकाय है। ये कुछ संवैधानिक निकाय है। तो साथियों आज हम बात करेंगे आरपीएससी के बारे में। और आरपीएससी के बारे में बेसिकली हम 3-4 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे इसके गठन के बारे में कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों का नियुक्ति कैसे होती है। तीसरा हम बात करेंगे इसके कार्यकाल के बारे में कि सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, किसको त्यागपत्र दे सकते हैं, कौन हटा सकता है। चौथा हम बात करेंगे इसकी स्वतंत्रता के बारे में या अन्य शर्तों के बारे में। चूंकि ये एक स्वायत्त निकाय है तो इसकी स्वतंत्रता के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथियों हम बात करेंगे इसके कार्यों के बारे में कि आरपीएससी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ये 5 पॉइंट्स बेसिकली आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के आधार रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की। साथियों भारत में लोक सेवा आयोगों का जो चलन शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1923 से। 1923 में ब्रिटिश सरकार ने एक ली कमीशन बनाया था। ली कमीशन ने सबसे पहले भारत में लोक सेवा आयोग की अवधारणा को जन्म दिया, उसकी सिफारिश की। 1923 में यह कमीशन बना था। इसने केंद्र में लोक सेवा आयोग की सिफारिश की कि केंद्र में भर्तियों के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रांतों के बारे में कोई प्रावधान नहीं थे कि प्रांतों में लोक सेवा आयोग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मतलब यह था कि प्रांतों को अपने भरोसे छोड़ा हुआ था। प्रांत चाहे तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकते थे, लोक सेवा आयोग का सेटअप कर सकते थे, और प्रांत अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकते थे। बात करें स्वतंत्रता से पहले की, तो स्वतंत्रता से पहले जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले राजपूताना के केवल 3 रियासतों में, तत्कालीन परिस्थितियों में वो राज्य हुआ करते थे, तो उनमें से केवल 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। कौन कौन सी में थे? 3 रियासतों में आयोग। ये थे साथियों जयपुर में, जोधपुर और बीकानेर। ये 3 रियासतें थी जहां पे लोक सेवा आयोग की संस्थाएं काम कर रही थीं। बाद में जब देश आजाद हो गया और पूरे देश में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि लोक सेवकों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, तो उसके बाद में साथियों चीजें आगे बढ़ी और राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई। अब यहां पे 3 तारीखों का जिक्र मैं करूंगा। पहला है 16 अगस्त। ये घटनाएं हैं 1949 की। 16 अगस्त 1949 इस दिन साथियों इसके बारे में अध्यादेश जारी हुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का। कई किताबों में आपको यह मिलेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 16 अगस्त 1949। लेकिन मैं 3 तारीखों के बारे में आपको यहां पे बताऊंगा और यह भी क्लियर करूंगा कि वास्तव में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को और 20 अगस्त 1949 को 20 अगस्त 1949 को इसका प्रकाशन हुआ राजपत्र में। राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ 20 अगस्त 1949 को।
लेकिन इसमें फिर ये प्रावधान था 20 अगस्त को जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्तियां हो जाएंगी उसी दिन से ये आयोग प्रभावी माना जाएगा। ये लिखा हुआ था 20 अगस्त 1949 के राजपत्र में, जिस दिन ये प्रकाशित हुआ था। तो साथियों, इसमें नियुक्तियां हुई 22 दिसंबर 1949 को, वो तारीख थी 22 दिसंबर 1949। तो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो आरपीएससी प्रभावी हुई 22 दिसंबर 2019 को। 22 दिसंबर 2019 को उसमें नियुक्तियां की गई और उसी दिन से वो प्रभावी हुई। ये सारे डेटा मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की वेबसाइट के हवाले से आपको बता रहा हूं। अगर किसी परीक्षा में आपके सामने ये सवाल आए और उसमें 22 दिसंबर 1949 का ऑप्शन अगर दिया हुआ हो तो साथियों सही ऑप्शन 22 दिसंबर 1949 रहेगा। आप इन तीनों ऑप्शंस को देख लीजिए। 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी प्रभाव में आई थी, वास्तविक रूप से प्रभावी हुई थी, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी वास्तविक रूप से प्रभाव में आ गई थी। तत्कालीन परिस्थितियों में इसमें थे एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष हुआ करते थे और 2 सदस्य हुआ करते थे। अभी है साथियों वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में एक अध्यक्ष तो एक ही रहता है और इसमें अभी है 7 सदस्य। और 7 सदस्यों की ये जो परंपरा है ये 2011 से शुरू की गई है। इससे पहले 5 सदस्य इसमें हुआ करते थे। पहले 5 सदस्य हुआ करते थे, फिर 2011 से 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए। अभी वर्तमान में इसमें 7 सदस्य होते हैं, एक होता है अध्यक्ष। लेकिन हम बात कर रहे हैं शुरुआत की। शुरुआत में इसमें एक अध्यक्ष होता था और 2 सदस्य होते थे। साथियों पहले अध्यक्ष के रूप में जस्टिस एस के घोष की नियुक्ति की गई। जस्टिस एस के घोष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। प्रथम अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस एस के घोष। ये तत्कालीन सीजेआई थे राजस्थान के। मतलब ये था कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सीजे राजस्थान हाई कोर्ट। तब के राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एस के घोष और वही बने साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको यह नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा 2 सदस्यों की भी इसमें नियुक्ति की गई। पहले सदस्य थे देवी शंकर तिवारी, जो बाद में आगे चलकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। और दूसरे सदस्य थे आर.एन. चंदोरकर। तो ये पहले आयोग के बारे में सामान्य जानकारी है कि जो पहला आयोग गठित हुआ था 22 दिसंबर 1949 को, उसमें एक तो हुआ करता था अध्यक्ष और 2 थे सदस्य। पहले अध्यक्ष बने जस्टिस एस के घोष और 2 सदस्य थे, वो थे देवी शंकर तिवारी और आर.एन. चंदोरकर। देवी शंकर तिवारी के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि ये 1951 से लगाकर 1958 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का इनके रिकॉर्ड है। सबसे लंबी अवधि तक, सबसे लंबी अवधि तक ये राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष रहे। तो साथियों ये था पहला आयोग जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में बना,
उसके बारे में सामान्य जानकारी। जस्टिस एस के घोष के बाद में 33 अध्यक्ष बने और 34वें नंबर के अध्यक्ष हैं अभी दीपक उप्रेती। जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है दीपक उप्रेती। ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2020 तक इनका कार्यकाल है राजस्थान लोक सेवा आयोग में। अगर आप अक्टूबर के बाद में एग्जाम देंगे तो आपको उस टाइम नया अध्यक्ष मिलेगा आरपीएससी में। अक्टूबर 2020 तक दीपक उप्रेती रहेंगे। अगर आपका एग्जाम अक्टूबर 2020 के बाद होगा तो आपके ऑप्शन में कोई नया नाम होगा वर्तमान अध्यक्ष के लिए। तो साथियों, ये था पृष्ठभूमि आरपीएससी की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की कैसे गठित हुई, किन किन तारीखों का जिक्र हमने इसके गठन की यात्रा में किया, कौन पहले अध्यक्ष थे, कौन पहले सदस्य थे। अब हम बात करते हैं आरपीएससी के गठन के बारे में। हमने बात की कि वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तो हम बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी योग्यता क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो गठन की हम बात करते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य मिलकर इस आयोग को बनाते हैं। इन सब की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। योग्यता की अगर हम बात करें तो साथियों, संविधान इस बारे में मौन है। संविधान में कोई विशिष्ट योग्यताएं आरपीएससी के सदस्यों के लिए या आरपीएससी के अध्यक्ष के लिए नहीं बताई गई हैं। यहां तक कि संविधान तो सदस्यों की संख्या के बारे में भी मौन है। संविधान ये कहता है कि ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने हिसाब से आरपीएससी में यानी राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का निर्धारण करे। यही कारण है कि 2011 में 5 सदस्यों से बढ़ाकर 7 सदस्य कर दिए गए थे राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में। तो योग्यता के बारे में संविधान मौन है, लेकिन साथियों ये जरूर कहा गया है कि जो सदस्य है पूरे आधे सदस्य, टोटल सदस्यों में से आधे सदस्य कम से कम 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक राज्य सरकार के अधीन काम करने का उनको अनुभव होना चाहिए। राजस्थान सरकार के अधीन काम करने का अनुभव। वैसे राज्य सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को इसका सदस्य बना सकती है, इसका अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन फिर भी संविधान ये कहता है कि जितने सदस्य इसमें बनाए गए हैं, जैसे कि मान लो 7 + 1 8 का बोर्ड है अब वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग का, तो 8 में से 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको राज्य सरकार के अंडर में काम करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। ऐसे कम से कम आधे सदस्य यानी 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए। तो ये इसके गठन के बारे में जानकारी थी। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो सही जवाब है 7 सदस्य। और बोर्ड का अगर सवाल आ जाए कि बोर्ड की अधिकतम सीमा कितनी है, तो उसका सही जवाब होगा 8, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। अब हम बात करते हैं साथियों कार्यकाल की, कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल के बारे में संविधान ये कहता है कि 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन साथियों ये 62 वर्ष की आयु तक अधिकतम काम कर सकते हैं आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में। मतलब 2 शर्तें हैं, या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, या फिर अगर उनकी उम्र 62 वर्ष हो जाती है तो उसी टाइम उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इन दोनों में से जो भी पहले होगा पूरा, वही उसका कार्यकाल माना जाता है। मान लो किसी सदस्य की नियुक्ति होती है 59 साल की उम्र में, जिस टाइम उस सदस्य की नियुक्ति होती है उस टाइम उसकी उम्र होती है 59 साल। अब 59 साल की उम्र में नियुक्ति पाने वाले
सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ये आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए। तो साथियों, इसका कार्यकाल, क्योंकि 62 वर्ष की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा, तो 3 वर्ष इसका कार्यकाल रहेगा। और कोई सदस्य अगर 55 वर्ष की उम्र में सदस्य बन जाए तो साथियों ये 61 वर्ष की उम्र तक, यानी 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा करेगा, उसके बाद में ये रिटायर होगा। क्योंकि 62 वर्ष से पहले ये रिटायर नहीं होगा और 61 वर्ष की उम्र तक इसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो दो चीजें यहां पे लिखी हुई है कि या तो 6 साल की अवधि पूरी हो और या फिर 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। ये दोनों में से जो भी पहले होगा वो इसका कार्यकाल माना जाता है। यहां पे मैं आपको यूपीएससी के बारे में भी बता देता हूं। यूपीएससी में जो कार्यकाल होता है साथियों, वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो हमने विभिन्न आयोगों में कार्यकाल के संबंध में एक वीडियो लेक्चर बनाया था। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर है, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से आयोग का कार्यकाल कितना होता है, कौन से आयोग में सदस्यों की अधिकतम उम्र कितनी होती है। तो प्लीज आप उसको देखिए। आरपीएससी में 62 वर्ष की अधिकतम आयु होती है और यूपीएससी में अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष की। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन सदस्यों को हटाया कैसे जा सकता है या ये त्याग पत्र किसे देते हैं। अगर हम इनके त्याग पत्र की बात करें तो ये सदस्य या अध्यक्ष त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल को। जो इनको नियुक्त करता है उसी को ये त्याग पत्र देते हैं। और साथियों, हटाने के बारे में अगर हम बात करें तो इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किस आधार पे हटाया जा सकता है? इसके 4 आधार हैं हटाने के, जिन आधार पे राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या अध्यक्ष को हटा सकता है। पहला आधार है साथियों कदाचार। अगर किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में उसकी जांच करवाएगा। तो इसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट जांच करता है कदाचार की, और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि वास्तव में इस पे जो कदाचार के आरोप लगे हैं वो सही है, तो साथियों राष्ट्रपति इनको हटा देता है। दूसरा साथियों, दिवालियापन के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाए तो उसके आधार पे वो हटा सकता है। मानसिक और शारीरिक विकृति के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक दुर्बलता, के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। और साथियों इनको हटाया जा सकता है अन्य सवैतनिक कार्य के लिए। अगर आरपीएससी के अलावा ये कहीं और दूसरी जगह किसी सवैतनिक कार्य में लगे हुए हैं और उसका पता या उसकी शिकायत राज्य सरकार तक या राष्ट्रपति तक पहुंचती है, तो साथियों आरपीएससी के सदस्यों या आरपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ये 4 आधार है जिनके आधार पे आरपीएससी के सदस्यों या अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। यहां पे इंपॉर्टेंट यह है कि इनको केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है आरपीएससी के सदस्यों को हटाने में। राज्य सरकार चाहे तो भी आरपीएससी के सदस्यों को या अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं कर सकती। तो ये इनके कार्यकाल के बारे में सामान्य जानकारी थी। 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। उससे पहले ये अगर चाहें तो त्याग पत्र दे सकते हैं राज्यपाल को, और इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, जिसके विभिन्न आधार हैं। ये 4 आधार है। कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, दिवालियापन के आधार पर हटाया जा सकता है,
मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के आधार पर हटाया जा सकता है और अन्य सवैतनिक कार्य में लिप्त होने की दशा में इनको हटाया जा सकता है। तो साथियों, हमने पृष्ठभूमि की बात की, हमने गठन की बात की, हमने कार्यकाल की बात की। अब हम बात करते हैं कि ये स्वतंत्र निकाय कैसे है, इसकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है और इसके बारे में अन्य शर्तें क्या क्या हैं। उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात करेंगे। तो साथियों, अगर इनकी स्वतंत्रता या शर्तों के बारे में हम बात करें कि कौन कौन सी इनके वो मापदंड है, वो मानक है जो इसकी स्वतंत्रता या स्वायत्तता को सुनिश्चित करते हैं, तो उनमें साथियों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पहला तो ये है कि ये संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका जिक्र किया हुआ है, राज्य सरकारें इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान के अंतर्गत इसके प्रावधान है, इसलिए संसद भी इसके प्रावधानों में संविधान संशोधन के माध्यम से ही चेंज कर सकती है। दूसरा साथियों ये है कि इनको हटाना मुश्किल होता है। मुश्किल इस दृष्टि में होता है कि राज्य सरकार इनको नहीं हटा सकती। राज्य सरकार इनको नहीं हटा सकती, जबकि इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तीसरा यह है साथियों कि इनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, इसलिए इनके वेतन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। कुछ पदाधिकारियों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। इसके अलावा साथियों, इनके जो कार्यों की शर्तें हैं, सेवा शर्तें, सेवा शर्तों का डिसीजन तो साथियों सरकार करती है। राज्य सरकार इनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाती है कि ये किस किस तरीके से काम करेंगे, लेकिन सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। अलाभकारी का मतलब कोई नुकसानदायक परिवर्तन इसमें नहीं हो सकता। ऐसा कोई चेंज वो सेवा शर्तों में नहीं कर सकती राज्य सरकारें कि इनको नुकसान हो जाए। फायदे के लिए चेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन इनमें नहीं हो सकता है। इसके अलावा साथियों, ये दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति जो राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य रह जाता है, उसकी दोबारा उसी आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं होती है। इसके अलावा साथियों, एक और हम बात करें तो ये राज्य सरकार के अंदर कोई काम नहीं कर सकते। राज्य सरकार के अंतर्गत नियुक्ति नहीं। आरपीएससी सदस्य के रूप में काम करने के बाद में वो व्यक्ति राज्य सरकार के अंतर्गत कोई दूसरे पद पर आसीन नहीं हो सकता। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करते हैं। ये इनसे संबंधित सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो सत्य असत्य कथन वाले सवाल आते हैं, उनमें इस तरीके के सवाल आने की गुंजाइश है। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। चारों पांचों जो चीजें हैं, इनको अपने दिमाग में रखिए साथियों, क्योंकि ये सवाल हो सकता है परीक्षाओं में पूछा जाए। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं आरपीएससी के महत्वपूर्ण कार्यों की। तो जिन जिन महत्वपूर्ण कार्यों की हम चर्चा करेंगे, उनमें सबसे पहला तो आपको पता है कि ये लोक सेवाओं के लिए भर्ती करता है। लोक सेवाओं की भर्ती का सबसे जो प्रमुख निकाय है या प्रमुख आयोग है, वो है साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य में। दूसरा साथियों, ये कार्मिक विभाग को सलाह देता है। कार्मिक विभाग को सलाह देता है। किन किन बिंदुओं पे सलाह देता है? पहला साथियों, स्थानांतरण के संबंध में सलाह देता है। प्रोन्नति के संबंध में, यानी पदोन्नति जिसको हम कहते हैं, पदोन्नति के संबंध में सलाह देता है।
अनुशासनिक विषय किसी कार्मिक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है, उन विषयों पे ये कार्मिक विभाग को सलाह देता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके, इनमें ज्यादा डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम से संबंधित इसमें सवाल पूछे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। ये जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो साथियों, ये था राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आपने इसको पूरा देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, लगभग वो सारी चीजें हमने इसमें शामिल कर ली हैं जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देखने के बाद में कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। साथियों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।